Dear student, class 12th subject chemistry, chapter electrochemistry. Dear student, today video we are going to learn the qualitative aspect of electrolysis. The process of electrolysis, factor affecting the product of electrolysis. After that, Faraday law of electrolysis or Faraday law of electrolysis and secondary and primary cell or batteries. Dear student, term electrolysis. Dear student, when we study the process of chemical decomposition of electrolytes by the passage of electricity through its molten or dissolved state, that is called electrolysis. Dear student, हमने ये देखा कि कंबाइन या फ्यूज स्टेट में पाया जाने वाला मटेरियल या सब्सटेंस जब केमिकल डिकम्पोजिशंस परफॉर्म करता है, जब उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर सर्टेन केमिकल डिकम्पोज होकर आयंस प्रोड्यूस करता है और इस तरह से पर्टिकुलर केमिकल्स की डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जिसमें वह इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। वह केमिकल जो डिकम्पोज होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। मीन्स हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन्स गैल्वेनिक सेल में क्या देखा था कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यदि हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट की जा सकती है, ये पॉसिबल है। मीन्स पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स इन देयर molten or dissolved state can cause chemical change under suitable condition. The passage of electricity through the molten sodium chloride result in formation of sodium and chlorine ion. Means the product of electrolysis to produce ions in their molten stage. मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी डिवाइसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कराया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में या आपस में वाइस वर्स कन्वर्सन्स को परफॉर्म करती हैं। इसमें वह मटेरियल जो मॉल्टन स्टेज पर फिलअप किया जाता है, जिसे केमिकल डिकम्पोजिशन परफॉर्म करता है, वह इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। 2 मेटलिक रॉड इस पूरी प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जिसे डिप किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में और बैटरी से कनेक्ट कराया जाता है। मीन्स यदि ये देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर या पास कराने पर वह पर्टिकुलर केमिकल अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। पॉजिटिवली जो चार्ज आयन होते हैं उन्हें कैटायंस और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एनायंस के नाम पर जाना जाता है। ये आयंस रैंडमली सॉल्यूशन में फ्यूज स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे ही इन पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, सॉल्यूशन पर प्रेजेंट ये फ्यूज्ड आयन डिसोसिएट होते हैं और क्या अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं जो कि मूव करते हैं कैथोड की ओर, जो कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है, और एनायन जो कि नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं वो मूव करते हैं एनोड की ओर, और एनोड पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है। यहाँ पर वो पहुंचकर पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मीन्स रेडॉक्स रिएक्शंस को इलेक्ट्रोड में परफॉर्म करते हैं। जब ये आयंस सॉल्यूशन से डिसोसिएट होकर इन आयन एक्सचेंज सेंटर मीन्स इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं, तब आयंस गेट डिस्चार्ज देयर by taking electron from electrode or by giving electron to the electrode and change into their neutral species. मीन्स हुआ क्या कि जब आपने इलेक्ट्रोलाइट्स पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज परफॉर्म किया, तब वो फ्यूज्ड या सॉल्यूशन स्टेट वाला मटेरियल अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ। ये आयंस अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं,
वहाँ पर या तो ये ऑक्सीडेशन या तो ये रिडक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मींस या तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और दोनों प्रोसेस में ये न्यूट्रल हो जाते हैं। कैटायन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, thus undergo the process of reduction at cathode. On other hand, anion transfer electrode to the anode and undergo the process of oxidation at anode. मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो कैटायन होता है वो इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड पर पहुंचता है, वहां पर रिडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जबकि दूसरे शब्दों में एनायन इलेक्ट्रोड का ट्रांसफ़र एनोड की तरफ करता है और वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ऑक्सीडेशन को एनोड पर परफॉर्म करता है। मींस इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म में हमने ये जाना कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स फिलअप किया जाता है जो कि मोल्टन या सॉल्यूशन की स्टेट पर होता है, जो कि फ्यूज्ड स्टेट वाला एक केमिकल कंपाउंड होता है। हम बैटरी या इलेक्ट्रिकल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हम दो मेटलिक रॉड का यूज़ इलेक्ट्रोड के फॉर्म में करते हैं, जिसमें एक एनोड की तरह और दूसरा कैथोड की तरह यूज होता है। जब हम इलेक्ट्रोड के थ्रू उस मॉल्टन या फ्यूज्ड या सॉल्यूशन स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तब वह पर्टिकुलर फ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में डिसोसिएट होता है और यह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, जिन्हें एनोड और कैथोड के नाम पर जाना जाता है, वहाँ की ओर ट्रांसफ़र होते हैं। पर्टिकुलर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रोड से या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या तो रिलीज़ करते हैं। मीन्स या तो वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। यदि कंक्लूड किया जाए तो जो कैटायन होता है वह इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर क्या करता है, गेन करता है और वहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म होती है, जबकि जो एनायन होता है वो अपना इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड को ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए एनोड ऑक्सीडेशन का सेंटर होता है। इस तरह से हमने ये जाना कि फ्यूज्ड या मॉल्टन स्टेज में पाए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रेजेंस में अपने आयन में डिसोसिएट होकर अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। डियर स्टूडेंट, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के प्रोडक्ट मीन्स आयन की इफिशियंसी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। Two type of electrode exist, one which take part in redox reactions called reactive electrode. Dear student, copper electrode take part in electrode reaction means हम इलेक्ट्रोड किस मेटल से बना है, मेटल के केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन है, यह अफेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फास्ट परफॉर्म होगी। हम यदि पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं या एक्वस कर देते हैं तब भी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। सम इलेक्ट्रोड रिएक्शन व्हिच आर feasible but their rate of reaction is so slow at lower voltage these reactions do not seem to take place. ओवर वोल्टेज इन्हें देना पड़ता है तब जाकर रिएक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है। तो अपन इसे कंक्लूड करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, concentration of ions in electrolytic solution, the deflection and deviation of over voltage or amount of current for the process of electrolysis. Dear student, after that we are going to study the Faraday laws of electrolysis. So dear student, Faraday law of electrolytes based upon the study of electrolytes, Michael Faraday 1833 put forward following laws. According to Michael Faraday,
Dear student, Michael Faraday के अकॉर्ड द mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed. Dear student, माइकल फैराडे के अकॉर्ड जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब वह अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होने के बाद वह चार्ज पार्टिकल मीन्स आयन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं और वहाँ पर पर्टिकुलर और रेडॉक्स को परफॉर्म करके डिपॉजिट हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पर बेस फैराडे का फैसला कहता है द mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed. मीन्स हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, पहला है एनोड दूसरा है कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड में किसी एक पर डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस की क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होती है उस सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। यदि हम इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट W ग्राम लें और ये माने कि Q कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी उस W ग्राम सॉल्यूशन वाले सब्सटेंस पर पास कराई गई है तो अपन कह सकते हैं द W ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द Q coulomb of electricity. So we can say that W is equal to Z into K, where Z is the constant of proportionality is called electrochemical equivalent of substance deposited. If current of I ampere is passed for T second, अब डियर स्टूडेंट यदि T समय के लिए I करंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या कराया जाता है, पास कराया जाता है, तब Q is equal to I into T means W is equal to Z into Q. Q means I into T. यदि हम Q को 1 मान लें, 1 कूलाम्ब, इलेक्ट्रिसिटी को 1 एम्पियर, टाइम को 1 सेकंड और W अमाउंट को Z इक्वल मान लें, तब अपन कह सकते हैं कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड for 1 second or passing 1 coulomb of charge is called electrochemical equivalent. स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशंस फॉर्म हुआ है, हमने माना है कि W ग्राम हमारे पास सब्सटेंस है, वह W ग्राम सब्सटेंस हमें किसी एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ मिला है और उस पर Q कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई है, तो अपन कह सकते हैं जो भी डिपॉजिट सब्सटेंस W हमें इलेक्ट्रोड पर मिला है वह प्रोपोर्शनल है उस इलेक्ट्रिसिटी Q के जो पास कराई गई है। तो हमने एक कांस्टेंट पुटअप किया जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट हमने कहा Z, तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q। यदि हम सब्सटेंस 1 ग्राम ले लें, I हम इलेक्ट्रिसिटी 1 एम्पियर पास कराएं, T टाइम हम 1 सेकंड ले लें, तो अपन कह सकते हैं कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड when a current of 1 ampere is passed for 1 second, जब किसी सब्सटेंस या सॉल्यूशन में 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड के लिए पास कराई जाती है, जब उसे Q चार्ज दिया जाता है उस समय पर जो भी मास उस सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर वह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। मीन्स Z इज इक्वल टू E बाई 96,500। Second law, Faraday's second law. According to second law, when the sum quantity of electricity is passed through solution of different electrolyte connected in a series, the weight of substance produced at the electrode are directly proportional to equivalent masses. Means dear student, पहली लॉ में हमने ये जाना कि जब हम कोई सब्सटेंस डेफिनेट अमाउंट में लेते हैं, उसमें डेफिनेट अमाउंट पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो जो उस सब्सटेंस में डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन होता है, जितना मटेरियल डीकम्पोज होगा वही जाकर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, वह डिपॉजिट हुआ मटेरियल उस सॉल्यूशन पर पास की गई इलेक्ट्रिसिटी के इक्विवेलेंट होता है। अब यदि हम एक सॉल्यूशन की जगह 2 या 3 सॉल्यूशन लेते हैं, उन तीनों पर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तब जो भी मटेरियल डिपॉजिट होता है पर्टिकुलर उन
इलेक्ट्रोड्स पर वह उन सभी पर पास की गई इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, इक्विवेलेंट या प्रोपोर्शनल मास के इक्वल होता है। मीन्स व्हेन सम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन द सीरीज। मीन्स हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को एक सीरीज में कनेक्ट किया, उन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम अमाउंट पर हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तो जो भी वेट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पर उन सभी सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो भी इक्विवेलेंट मॉस उस इलेक्ट्रिसिटी का पास कराया गया है। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्ड कहने का मीन्स ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जिस अमाउंट या इंटेंसिटी पर सॉल्यूशन पर पास कराई जाती है उसी इंटेंसिटी और अमाउंट पर डिसोसिएशन परफॉर्म होता है और आयन से लिबरेट होकर के पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते हैं। मीन्स आयंस की यदि आयंस होमोजीनस हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे और हेट्रोजीनस हैं तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। सेकंड स्टेज में या सेकंड लॉ में हमने ये जाना कि जब हम 2 या 3 क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको एक सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, उन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स या 4 इलेक्ट्रोलाइट्स जिन्हें सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, यदि उन पर सेम अमाउंट पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोड्स पर या जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन सभी की इक्विवेलेंट मॉस पर। मीन्स यदि एग्जाम्पल लिया जाए, CuSO4 सॉल्यूशन लिया, AgNO3 सॉल्यूशन लिया और उन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने एक सीरीज में, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड देम और हम उन दोनों पर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तब वेट ऑफ Cu डिपॉजिटेड इक्विवेलेंट मॉस ऑफ Cu, वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड इक्विवेलेंट मॉस ऑफ Ag, मीन्स दोनों का इक्विवेलेंट मॉस बराबर होता है। आफ्टर दैट we are going to discuss the differences between electrochemical cell and electrolytic cell. डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कौन सी डिवाइस है? यह डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है, दोनों कंपार्टमेंट को एक सॉल्ट ब्रिज से ऐड किया जाता है ताकि आयन का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट या इक्वल रहे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शंस को परफॉर्म कराया जाता है और इसे स्पॉन्टेनियस सेल्स के रूप में परफॉर्म होती है। इसमें जो फ्री एनर्जी होती है वो लगातार डिक्रीज होती है इस सेल में, मीन्स डेल G इज़ लेस देन 0। यूज़फुल वर्क ऑब्टेन किया जाता है इस सेल में। एनोड वर्क करता है नेगेटिव सेंटर का और कैथोड वर्क करता है पॉजिटिव सेंटर का। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए जाते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एनोड के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में और पास किया जाता है कैथोड पर। इस तरह से हमने जाना कि जो हमारा साल्ट ब्रिज होता है इसमें वो पूरा स्पॉट से मिलकर बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन को इक्विवेलेंट या सिमिलर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट कंपार्टमेंट में रखा जाता है। दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड वाले कंपार्टमेंट को एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है। दोनों कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेपरेटली परफॉर्म होती हैं। इसमें सेल की जो फ्री एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती 0 से भी डिक्रीज होती है। अब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक ही सॉल्यूशन में डिप कराए जाते हैं या एक ही सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक कंपार्टमेंट में ज्वाइन किए गए थे और दोनों को सेपरेटली रखा गया था। रेडॉक्स रिएक्शन अक्यूरिंग इन द सेल आर नॉन स्पॉन्टेनियस। फ्री एनर्जी इंक्रीज विद द ऑपरेशन ऑफ सेल। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। Anode is positive, cathode is negative. Electron enter to the cathode electrode from external source and leave the cell at anode.
नो साल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन दिस सेल। मीन्स दोनों में डिफरेंस को मेजर करिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फर्स्ट डिफरेंस था। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड अलग अलग कंपार्टमेंट में सेपरेटली सेटअप किए जाते हैं और दोनों को साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखे जाते हैं और एक ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहते हैं, मीन्स दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं रहते, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज यूज नहीं होता। रेडॉक्स रिएक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में परफॉर्म होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रेडॉक्स नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे ही ऑपरेशन की स्टार्ट होता है सेल का, वैसे ही फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जबकि फ्री एनर्जी इंक्रीज होती है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यूज़फुल वर्क ऑब्टेन किया जाता है सेल के द्वारा, जबकि सिस्टम पर यूज़फुल वर्क किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, we are going to study the primary and secondary cell, means we are going to study the commercial cell or batteries. Dear student, any cell or battery that we employ as a source of electrical energy is basically an electrochemical cell. The term battery is used to represent the arrangement of two or more galvanic cells connected in series. Theoretically, indirect redox reaction is preliminary is basis of all electrochemical cell. For battery to be used as a commercially, it must possess following characteristic. It should provide power for longer period and its voltage should not alter appreciably during use. It should be light, compact as well as economical. It should be rechargeable. डियर स्टूडेंट, कोई भी सेल हो या बैटरी, वह सेल या बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होती है और यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के मैकेनिज्म पर वर्क करती है। डियर स्टूडेंट, ये जो टर्म बैटरी है यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक या एक से अधिक गैल्वेनिक सेल्स को जब हम सीरीज़ में अरेंज कर देते हैं तब हमारी सेल से बैटरी प्रिपेयर हो जाती है। थ्योरेटिकली कहा जाए तो इनडायरेक्टली रेडॉक्स रिएक्शन प्राइमरी स्टेज में परफॉर्म की जाती है और ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सीरीज में अरेंज करके बैटरी का यूज किया जाता है। मीन्स बैटरी एक कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होने वाली एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मैकेनिज्म पर वर्क करती है। डियर स्टूडेंट, यदि हम बैटरी या कॉमर्शियल सेल का कॉमर्शियल यूज करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टैंडर्ड या नॉर्म्स तय करने होते हैं जिनके अंडर हम पर्टिकुलर कॉमर्शियल सेल्स या बैटरी को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट, इस बैटरी का यूज इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइडर के फॉर्म में लॉन्ग पीरियड्स तक के लिए किया जाता है और साथ में इसमें वोल्टेज का जो डिफ्लेक्शन है वह यूज़ के सामने दिखाई नहीं देता। यह लाइट है, कम्पैक्ट है और इकोनॉमिकल है, इसलिए इसका यूज़ होता है। साथ में ये रिचार्जेबल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हिच फुलफिल दीज कंडीशन आर कंसीडर्ड एज कॉमर्शियल सेल। जो ये तीन कंडीशंस को पूरी करते हैं, मीन्स जो लॉन्गर पीरियड तक बिना वोल्टेज अप या डाउन हुए कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कॉमर्शियली यूज किया जा सकता है। जो लाइट हों, कॉम्पैक्ट हों, इकोनॉमिकल हों, उनको भी कॉमर्शियली यूज किया जा सकता है और साथ में इन्हें रिचार्जेबल होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, जो ये हमारी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं उन सेलों का यूज हम कॉमर्शियल सेल्स के फॉर्म में करते हैं और इनको ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। इन्हें प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल या फ्यूल सेल के नाम पर जाना जाता है। प्राइमरी सेल ऐसे सेल्स हैं जहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन ओनली वंस एक बार होती है और सेल्स बिकम डेड, और जैसे ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स जो उसमें फिलअप होता है, जैसे ही वो डिकम्पोज हो जाता है वैसे ही सेल डेड मान लिया जाता है सम टाइम एंड कैन नॉट बी यूज अगेन, और उस समय के बाद इसे यूज़ नहीं किया जा सके। मीन्स एक प्राइमरी सेल
में हम ऐसे सेलों को सबमिट करते हैं जो रिचार्जेबल नहीं हैं, जहां पर रिडॉक्स रिएक्शन एक बार परफॉर्म होती है और जैसा ही सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स डीकम्पोज हो जाता है वो सेल डेड हो जाते हैं और उनका पुनः यूज़ नहीं होता, जैसे ड्राई सेल और मरकरी सेल। दूसरे आते हैं सेकेंडरी सेल। आर दोज which कैन बी रिचार्जेबल अगेन बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट एंड कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। मीन्स हम सेकेंडरी सेल में ऐसे सेल्स को शामिल करते हैं जो जिन्हें दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है और बार बार रिचार्ज करके उनका रीयूज किया जा सकता है। इसके अंतर्गत लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल्स को हम सबमिट करते हैं। थर्ड टाइप आते हैं कमर्शियल सेल, उन्हें फ्यूल सेल के नाम पर जाना जाता है। आर दोज इन which एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबक्शन ऑफ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज कन्वर्सन ऑफ पॉसिबल बिकॉज कंबक्शन रिएक्शन आर आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, फ्यूल सेल कंबक्शंस की थ्योरी पर बेस्ड हैं। यहाँ पर फ्यूल्स के फॉर्म में H2CO या CH4 का यूज किया जाता है। इस फ्यूल का कंबक्शन होता है जिससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर कंबक्शन को रिडॉक्स के फॉर्म में परफॉर्म कराया जाता है जिससे फ्यूल जो कि कंबक्स होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू ब्रॉडली स्टडी broad study of the primary cell. Primary cell is the dry cell that is also called the Lac-Lancy cell. तो चलो शुरू करते हैं, जिसको आपने कई बार पढ़ रखा है। ड्राई सेल भी कहा जाता है, लेक्लांसी सेल के नाम पर भी जाना जाता है। मोस्टली वाइडली यूज्ड सेल है ये ड्राई सेल। एक्चुअली ये कम्पैक्ट होता है इसलिए इसे लेक्लांसी सेल कहा जाता है। इस सेल में एनोड जो होता है वो जिंक इन दिस सेल एनोड कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर and the cathode is a graphite rod surrounded by mixture of powdered MnO2 and carbon. The space between electrode is filled with the paste of ammonium chloride and zinc chloride. The arrangement of shown in the figure. Dear students, इस अरेंजमेंट को देखें तो आप देखेंगे कि जो हमारा सेल है उसमें एक ब्लैक किस कलर का रॉड सेंटर में सिचुएटेड है और ये जो ब्लैक कलर का रॉड है ये कैथोड का वर्क करेगा और किससे मिलकर बना होगा, ग्रेफाइट से मिलकर बना हुआ होगा। साथ में जो एक कंटेनर है ये कंटेनर की जो पिच है वो मिलकर बनी हुई है किससे, जिंक से, और ये जिंक किसका वर्क करेगा, एनोड का वर्क करेगा। डियर स्टूडेंट, हमने इसके चारों तरफ MnO2 और कार्बन का यूज इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में किया है और इसको चारों तरफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट से हमने इसे सील कर दिया है चारों तरफ से। तो देखिएगा सबसे बाहर की ओर एक आपको ये जो सराउंडिंग एरिया दिखाई दे रहा है ये जिंक से बनी हुई बेसल्स है। ये जिंक से बनी हुई बेसल्स किसका वर्क करेगी, जिंक से बनी हुई बेसल वर्क करेगी एनोड का, और जो आपका सेंटर ग्रेफाइट रॉड है वो वर्क करेगा कैथोड का। MnO2 वर्क करेगा और MnO2 प्लस कार्बन इलेक्ट्रोलाइट्स का। रिएक्शन जो इस सेल के अंदर होंगी वो एनोड और कैथोड के अकॉर्ड होंगी। मीन्स एनोड पर जो रिएक्शंस होगी तो सबसे पहले जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो बनाएगा Zn प्लस, Zn = Zn + 2e-। मीन्स एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया। अब कैथोड पर आपने क्या रखा है, MnO2 और NH4। तो जो NH4+ है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा और Mn2O3 H2O और 2NH3 में रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगी यहाँ पर परफॉर्म होगी। तो यदि हम लेक्लांसी सेल की बात कर रहे हैं तो हमने इसमें अभी आपके सामने रखा कि एक ड्राई सेल होता है, इसमें जिंक कंटेनर एनोड का और ग्रेफाइट रॉड कैथोड का वर्क करेगा। MnO2 और कार्बन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और साथ में डिहाइड्रेशन के लिए अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का वर्क करेंगे। सेकंड सेल आता है दैट इज़ द सेल ऑफ मरकरी सेल। ये दूसरी तरह का सेल एबेबिल है, बहुत ही कॉम्पैक्ट और मिनी फॉर्म में ये देखने को मिलता है। इसका यूज पावर वॉचेस के लिए, हीयरिंग एड्स के लिए, कैमराज में या ऐसी डिवाइसेस जो बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं उनमें ये मिनिएचर्स फॉर्म जो सेल का है उसका यूज होता है। इसमें हम जिंक और मरकरी का अमलगम एनोड के फॉर्म में और पेस्ट ऑफ HgO का हम और कार्बन का यूज हम कैथोड के फॉर्म में करते हैं।
अब अपन पहुंचते हैं सेकेंडरी सेल पर। डियर स्टूडेंट, तो पहली प्राइमरी सेल्स जो कि रिचार्जेबल नहीं हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, मिनी फॉर्म में हैं, लाइट वेट हैं, इकोनॉमिकल हैं, उनका यूज हम डेली लाइफ में अपन करते हैं। सेकंड आते हैं हमारे सेकंड सेल हैं हमारे, जिनको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल में हमने निकल कैडमियम स्टोरेज सेल और लेड एक्यूमुलेटर बैटरी की बात करी थी, या लेड स्टोरेज सेल की बात करी थी। डियर स्टूडेंट, जो लेड स्टोरेज सेल है ये मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाली बैटरी है। इसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही यूज़ किया जाता है। इसमें 6 वोल्टिक सेल कनेक्ट कराए जाते हैं एक सीरीज़ में। ध्यान दीजिएगा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है और पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं आप। इसमें क्या होता है तो 6 वोल्टिक सेल जो होते हैं उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट कराया जाता है। इन इस सेल, हर सेल में एनोड कॉन्सिस्ट ऑफ स्पॉन्जी लेड एंड कैथोड इज ए ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ PbO2। द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 38% सल्फ्यूरिक एसिड बाई मॉस। मीन्स हमने क्या क्या किया है यहाँ पर, तो हमारा जो लेड स्टोरेज बैटरी या सेल होता है इसमें लगभग 6 वोल्टिक सेल होते हैं। वो 6 जो हमारे पास वोल्टिक सेल होते हैं उनको सीरीज़ में अरेंज कर दिया जाता है। एनोड स्पॉन्जी लेड एनोड के लिए स्पॉन्जी लेड का यूज़ किया जाता है और कैथोड के फॉर्म में PbO2 का यूज़ किया जाता है। जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। एनोड पर Pb जो होता है मिस लेड होता है और ये डिसोसिएट होकर Pb प्लस SO2 माइनस बनाता है और PbSO4 क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैथोड पर नेक्स्ट प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो डियर स्टूडेंट, लेड स्टोरेज बैटरी में मेन फंक्शन आप समझ लीजिए कि एनोड के फॉर्म में हमारा स्पॉन्जी लेड और कैथोड के फॉर्म में हमारा PbO2 वर्क करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। 6 वोल्टिक सेल होते हैं जिन्हें एक सीरीज़ में कनेक्ट करा दिया जाता है और इन्हें आपस में इस तरह कनेक्ट कराया जाता है कि एनोड और कैथोड प्रॉपरली सेपरेट हो जाते हैं। जब सेल वर्क करता है तो जो कंसंट्रेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, जैसे ही वो सेल वर्क करेगा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। फ्लो होने पर क्या होगा, H2SO4 डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। जैसे ही H2SO4 डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा वैसे ही इसका कंसंट्रेशन क्या होना होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके डिकम्पोजिशन से क्या डेवलप हुए हैं, तो H2SO4 डिकम्पोज और फॉर्म H+ एंड SO4- मीन्स H2SO4 डिकम्पोज होकर H+ और SO4 आयंस बनाएगा। तो जैसे जैसे सेल की प्रोसेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे H2SO4 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा और साथ में सल्फेट और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ड्यू टू जैसे जैसे H2SO4 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, H2SO4 की डेंसिटी भी उस सॉल्यूशन में डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। तब एनोड और कैथोड प्लेट्स जो होंगे अरेंज इन द अल्टरनेटिंग मैनर, तब हम एनोड को कैथोड के फॉर्म में और कैथोड को एनोड के फॉर्म में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करने पर इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और ये फिर से रिचार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। यह एक दूसरी तरह का बहुत ही पॉपुलर रिचार्जेबल सेल है। इसका यूज भी बहुत सारी कैलकुलेटर या ऐसी डिवाइसेस में किया जाता है। ये लॉन्गर लाइफ भी वाला सेल होता है, लेड स्टोरेज सेल की तरह वर्क करता है, लेकिन ये बहुत ही खर्चीला होता है। इसमें कैडमियम का यूज इलेक्ट्रोड के फॉर्म में या एनोड के फॉर्म में और मेटल ग्रिड का कंटेनर का यूज हम कैथोड के फॉर्म में यहाँ पर करते हैं। डियर स्टूडेंट, लेड स्टोरेज जो सेल होता है यहाँ जो रिएक्शंस का प्रोडक्ट होता है या जो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर यूज होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को परफॉर्म करता है और रिचार्जेबल होता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्यूल सेल, सो इम्पॉर्टेंट सेल फॉर योर knowledge and your annual examination, that is the fuel cell. Dear student, fuel cell are the device which convert the energy produced during the combustion of fuel directly into electrical energy. डियर स्टूडेंट, फ्यूल सेल एक ऐसी डिवाइस होता है जिसमें हम फ्यूल का कंबक्शन परफॉर्म कराते हैं और कंबक्शंस के परफॉर्म होने से डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मीन्स फ्यूल का यूज़ कंबक्शन में होता है और फ्यूल के कंबक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऐसे सेल बहुत ही सक्सेसफुल हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ फ्यूल सेल।
This cell was used as the primary source of electrical energy on the Apollo moon flight. Dear student, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ फ्यूल सेल का यूज़ अपोलो मून फ्लाइट में भी किया गया था। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें डियर स्टूडेंट, तब इस स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई देता है, ये एक इट कॉन्सिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट इनकॉर्पोरेटेड इन देम, कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH solution is placed between the electrode to act as electrolyte. Hydrogen and oxygen gases are bubbled through the porous electrode into the potassium hydroxide solution. मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, फ्यूल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें फ्यूल का कंबक्शन परफॉर्म होता है और इस फ्यूल या ईंधन के कंबक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऐसे सेल्स के फॉर्म में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल की स्टडी कर रहे हैं, जिसका यूज भी अपोलो मून फ्लाइट में किया गया था। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है, इसमें पोरस कार्बन के पोरस इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और उन पोरस इलेक्ट्रोड पर सूटेबल कैटलिस्ट को भी जोड़ा जाता है। हम इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज यहाँ पर करते हैं और साथ में जो पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं उनके थ्रू हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्यूल्स के फॉर्म में क्या कराते हैं, एंटर कराते हैं। तो क्या देखा गया कि इसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं जो कि पोरस हैं और साथ में कैटलिस्ट लगाए गए हैं उनके साथ। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को फिलअप किया गया है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। पोरस इलेक्ट्रोड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फ्यूल के फॉर्म में क्या कराया जाता है, एंटर कराया जाता है या पास कराया जाता है। तब एनोड और कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, तो एनोड पर यदि रिएक्शंस को देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी हाइड्रोक्सिल आयन से और रिड्यूस हो जाएगी वाटर में और रिलीज़ करेगी इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कैथोड पर O2H2 उन 4 इलेक्ट्रॉनों को लेंगे और फिर से हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन देखी जाए तो H2 + O2 = H2O। मीन्स आपने क्या देखा कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को कैथोड पर गेन करके रिडक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है। जो गैसेस मटेरियल कंज्यूम किया जाएगा वो लगातार बाहर से सप्लाई दी जाएगी और यह H2 और O2 लगातार कंज्यूम होता रहेगा और सेल कभी भी डेड नहीं होगा। तो हमने ये जाना कि ये एक ऐसा सेल है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज फ्यूल्स के फॉर्म में किया जा रहा है और इनके कंबक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब अपन जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेल या फ्यूल सेल का क्या एडवांटेजेस है। तो पहला है ये पॉल्यूशन फ्री वर्क करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें कोई ना तो हार्मफुल या ना तो ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट निकलते हैं, इसलिए ये पॉल्यूशन फ्री हैं और हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। सेकंड, ये हाई इफ़िशिएंट है। जो हमारे पास फ्यूल सेल हैं इनकी इफ़िशियंसी 70 to 75% है। ये कन्वेंशनल सेल से बहुत ही ज़्यादा क्या देते हैं, इफ़िशियंसी देते हैं। जो हमारे कन्वेंशनल सेल जो हैं वो 40 to 50% इफ़िशिएंट हैं, जबकि जो हमारे फ्यूल सेल हैं वो 70-75% हैं। कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सोर्स कंटिन्यूस पावर सप्लाई देते हैं। और भी बहुत सारे फ्यूल सेल डेवलप किए गए हैं, जैसे प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मेथनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल। डियर स्टूडेंट, ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फ्यूल सेल कंस्ट्रक्ट नहीं किए जा पा रहे हैं या नहीं किए जा सकते। वो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ या बैरियर्स हैं जिसके कारण हम फ्यूल सेल ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहली, प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग गैसेस फ्यूल एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास फ्यूल सेल होते हैं वहाँ पर हम डिफरेंट गैसों को जिनको हम फ्यूल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं उन्हें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर लिक्विफाई करना और उसे हैंडल करना कठिन काम है। दूसरा, जो कैटलिस्ट यूज होते हैं चाहे प्लेटिनम, पैलेडियम, ये हाई कॉस्ट है इनकी और इसलिए कंस्ट्रक्ट नहीं किए जा सकते। तो फ्यूल सेल जो कि पॉल्यूशन फ्री वर्किंग करते हैं, जिनकी इफ़िशियंसी बहुत ही हाई है और जो लगातार या कंटिन्यूस पावर सप्लाई देते हैं, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जहां पर फ्यूल्स का कंबक्शन किया जाता है और कंबक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाती है, वो फ्यूल सेल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं या हो सकते हैं। Dear student, after that the cell we are going to study the corrosion or rusting or deduction of metallic compounds. So dear student, we are going to study the corrosion.
सो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने 3 मोस्ट क्वेश्चंस पढ़े। फर्स्ट, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड थर्ड, सेकेंडरी, प्राइमरी सेल और फ्यूल सेल। तो पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट था, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया कि जब हम किसी सॉल्यूशन या माल्टेन या फ्यूज्ड सब्सटेंस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को यदि कंडक्ट करता है तब वो डीकम्पोज होता है और आयंस के फॉर्म में अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाकर वो डिस्चार्ज हो जाता है, मीन्स रेडॉक्स को परफॉर्म करता है। यह प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। इसके आगे सेकंड हमारे पास है फैराडे लॉ। इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म पर बेस ये लॉ कहते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तब वो आयन इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं या सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस इलेक्ट्रिसिटी की जो उस इलेक्ट्रोलाइट्स में पास कराई जाती है। इसके बाद हमने इस इलेक्ट्रोलाइसिस के मैकेनिज्म के बेस पर हमने प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स को कंस्ट्रक्ट किया, फ्यूल सेल डेवलप किए और इनकी मैकेनिज्म की स्टडी हमने आज के वीडियो में करी। थैंक यू, हैव अ नाइस